नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 20 जून 2026 आज सैटरडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी वीकली व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के नहीं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सभी के चार्ट्स को स्टडी करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि क्रूड $80 पर बैरल के आसपास आएगा और वहाँ से हमें पुल बैक दिखाई पड़ेगा। हालांकि इस वीक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल बैक तो दिखाई नहीं पड़ा, हमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि पॉजिटिविटी क्रूड में आ सकती है, बुलिशनेस आ सकती है क्रूड में। और कितनी आ सकती है दोस्तों? यहाँ तक। अब अगर आप मुझसे पूछें कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, दोस्तों ये वही ब्रेकडाउन लेवल था जिसके ब्रेकडाउन होने के बाद हमने डिस्कस किया था कि क्रूड जिस प्रकार के वीक चार्ट पैटर्न शो कर रहा है, क्रूड $80 पर बैरल की तरफ रेस करेगा, वो आ चुका है। नाउ सिंस द टारगेट्स आर ओवर, नॉट दैट कि ये सीधे जाकर के ऊपर ही चला जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, बट येस, यहाँ से जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव हो चुके हैं। तो यहाँ से पुल बैक, टेक्निकल पुल बैक कह लीजिए, या फिर न्यूज़ बेस्ड कोई न्यूज़ छोड़ी जा सकती है, जिसके चलते क्रूड में पॉजिटिविटी, क्रूड में तेज़ी आ सकती है, क्योंकि क्रूड सस्ता रहे ऐसा यूएस और जो क्रूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। ना कमिंग ऑन टू गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को अगर आप देखें तो ये रेड लाइन मैंने अभी के लिए ड्रॉ नहीं करी हुई है, बहुत समय पहले से ड्रॉ करी हुई है। और जब सिल्वर काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था, 3-3 लाख के आसपास पहुंच गया था, तभी हमने डिस्कस किया था कि ये वो लेवल है जहां पर आप फेयर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक भी मैंने डिस्कस किया था कि जो लोग SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दे कैन इन्वेस्ट। उस समय सिल्वर का प्राइस था 2,45,000 रुपये। सिल्वर ने ऑलमोस्ट 2,55,000 के लेवल्स को टच किया और उसके बाद फिर से अगर आप देखें तो 2,30,000 के लेवल के आसपास आ गया। सो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन SIP फॉर्मेट, मेरे हिसाब से एक कॉन्ड्यूसिव टाइम है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे 2026 की स्टार्टिंग में सिल्वर ट्रेड कर रहा था। तो मतलब आपको 6 महीने पहले के प्राइस पे सिल्वर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों ने 4 लाख पे बाय किया है, माई हार्ट गोज टू देम एंड आई फील वेरी बैड फॉर देम। जिन लोगों ने 3 लाख पे बाय किया है, अगेन आपकी अपनी मर्जी से आपने बाय किया है, क्योंकि हम लोगों ने तो आपको बता रखा था कि ये सही प्राइस नहीं है। हाँ, लेकिन इस प्राइस पे मेरे हिसाब से सिल्वर एक डिसेंट प्राइस पे अवेलेबल है SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए। बल्क के लिए मेरे हिसाब से आप कपल ऑफ मंथ्स थोड़ा सा अगर और वेट करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट अ स्लाइटली बेटर डील। एंड द बेटर डील फॉर मी स्टार्ट्स व्हेन द सिल्वर इज बिलो 2 लाख एंड बिलो, जो कि अगर आप देखें तो मात्र 30,000 पॉइंट ही रह गया। 30,000 पॉइंट गिरना सिल्वर के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर आप बल्क फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लें, और जो SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि फिर ऐसा ना कि बल्क फॉर्म में ये भी रिस्क है कि हो सकता है कि 2 लाख के नीचे सिल्वर आए ना आए, कोई गारंटी नहीं है। बट ये एक फेयर वैल्यू है जहां पर आपको सिल्वर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ना कमिंग ऑन टू गोल्ड। गोल्ड मेरे हिसाब से अभी भी फेयर वैल्यू पे नहीं है, तो सिल्वर में आई एम स्टिल पॉजिटिव कि हाँ, यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, बट गोल्ड को लेकर के मैं बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हूँ। गोल्ड के लिए मेरे हिसाब से 1,30,000 रुपए से ऊपर कोई भी प्राइस पे बाय करना इज नॉट रिकमेंडेड, एटलीस्ट फॉर माई मेंबर्स, माई फॉलोअर्स। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही प्राइस नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको बेहतर प्राइसेस मिलने की उम्मीद है। एंड आई फील गोल्ड हैज़ टू फॉल टू 1 लाख और मे बी इवन बिलो। तो हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि गोल्ड में हमको वीक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, लोअर हाइज के पैटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। तो गोल्ड हैज़ टू फॉल टू 1,30,000 एंड मे बी इवन बिलो। बट या सिल्वर में 2,33,000, 2,30,000 के लेवल्स SIP के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करने के फॉर्म में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, उनके लिए सिल्वर का प्राइस ठीक ठाक आ चुका है। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी 50। अगर आप निफ्टी 50 के बारे में बात रहे हैं, निफ्टी बैंक के बारे में बात रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वर्स्ट इज ऑलरेडी ओवर। जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, फैक्टर इन हो चुका है, और जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव हो चला है। अब आप पॉजिटिविटी के बारे में बात रहे हैं, कितना पॉजिटिव हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर छोटे मोटे जो गैप पेंडिंग हैं उनको तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो एक गैप 23,650 के आसपास पेंडिंग है। इस गैप को मैं अगर छोड़ दूँ, अब भाई चूंकि ये गैप है तो है भाई, कुछ कर तो सकते नहीं, और गैप फिल होते हैं, यू आर एज इट इज़, यू आर अवेयर। तो इस गैप को अगर मैं छोड़ दूं, इग्नोर कर दूं कि ये गैप नहीं है, तो भाई निफ्टी 50 पे कोई भी नेगेटिविटी मुझको दिखाई नहीं पड़ रही है। ट्रेंड इज ऑलरेडी पॉजिटिव। नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग।
दोस्तों निफ्टी 50 जब कभी भी आपको 20 के पी के आसपास मिले, जैसे मैंने अभी सिल्वर को बोला ना आपको 2,30,000 एंड बिलो हैपेंस टू बी अ डिसेंट बाय फ्रॉम हियर ऑन, और जो बल्क में बाय करना चाहते हैं थोड़ा सा वेट कर लें ना। उसी प्रकार से निफ्टी 50 के लिए जो 20 का पी होता है वो एक बेहतरीन वैल्यूएशन होती है। मैं आपको पिछले 5 साल का डेटा दिखाता हूँ, क्योंकि 10 साल में क्यों ना बहुत छोटा हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। जब कभी भी निफ्टी 20 के पी के आसपास आया, भयंकर भागा है। कैन सो दिस। अब दोस्तों 20 का पी का मतलब ये नहीं है, कभी कभी 20.5 से भी निकल गया है, कभी कभी 19.5 तक भी गया है ना। तो थोड़ा सा 20 इज एन एवरेज। तो अगर आप देखें तो ये जो जोन है 20 के आसपास का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। जब कभी भी मार्केट 20 के पी के आसपास आता है एक बहुत भयंकर रैली आती है। और अगर आप देखें तो भी रिसेंटली 20 का पी आया था जब मार्च 2026 में। मार्च जानते हो ना, जब हमने बोला था कि वॉर ख़त्म हो गए हैं, 31 ऑफ मार्च को भी और 1 अप्रैल को भी मैंने अपने मेंबर्स के लिए वीडियो पोस्ट किया था कि यहाँ पर स्टॉक को बाय कर सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक को बाय कर सकते हैं, किस प्राइस से बाय कर सकते हैं, वो भी मैंने शेयर किया था। फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, यू आर मिस्टेकन, यू आर हाईली मिस्टेकन, क्योंकि निफ्टी 50 अभी भी 20.5 20.6 के पी के आसपास ही है। प्रिसाइजली अगर आप पूछना चाहते हैं तो निफ्टी 50 का जो पी है वो अभी चल रहा है, जिसकी में से अराउंड 20.7 के आसपास है ना, मोटा मोटा 20.7 के आसपास चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट वैल्यूएशन है। ठीक है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि निफ्टी 50 भी बहुत ज़्यादा गिरेगा, सो दोस्तों मैं आपको ये दिखा दूँ कि निफ्टी 50 एटलीस्ट कोविड को अगर आप छोड़ दें, कोविड वॉज एन एक्सेप्शन, तो कोविड में भी निफ्टी 50 फेल एज लो एज थोड़ा सा चला गया था 19.3 के आसपास। ठीक है। उसके बाद से अगर आप देखें तो कभी भी 20 के नीचे गए नहीं, बहुत ज़्यादा 19.7 19.8। ठीक है। और कोविड के बाद तो 40 के पी तक भी चला गया था, बट वो अलग टाइम था, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन मार्केट ने बाइंग करना शुरू कर दिया था। तो चूँकि अर्निंग्स कैचअप करते हैं बाद में, तो दैट वाज द स्टोरी। तो मेरे हिसाब से मार्केट इस समय फेयर वैल्यूएशन पे है, तो निफ्टी 50 में आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, मैं इस 200-300 पॉइंट की गिरावट की कसम नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि ये गैप पेंडिंग है, तो ये किसी भी दिन ट्रम्प कुछ बकवास कर देगा तो एकदम से ये नीचे गिर सकता है, बट नेट अगर आप पूछें मार्केट इज पॉजिटिव। नाउ कमिंग ऑन टू सेंसेक्स। नाउ सिंस आई टोल्ड यू अबाउट निफ्टी 50, द एग्जैक्ट चार्ट इज विजिबल ऑन सेंसेक्स विद द ओनली कैवियट एंड विद द ओनली कंडीशन कि यहाँ पर हमें एक गैप दिखाई पड़ रहा है ना। व्हाट इज दिस गैप ऑल अबाउट एंड हाउ मच इज द गैप? तो एक गैप का प्रिसाइज लेवल इज 75,600, अभी चल रहा है 76,803। तो मोटा मोटा अगर आप पकड़ चलें तो ये एक गैप पेंडिंग है। इस गैप को फिल करने के लिए सेंसेक्स नीचे आ सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। बारिंग दिस देयर इज नो साइन ऑफ नेगेटिविटी, आई कंसिडर मार्केट टू रिमेन पॉजिटिव। जो रेजिस्टेंस मेजर दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो कि 79,000 का लेवल है। तो मेरे हिसाब से भी 2,500 पॉइंट की अपसाइड आपको सेंसेक्स में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ना कमिंग ऑन टू निफ्टी बैंक, भाई देखो गवर्नमेंट अपना काम करे ना करे, ना गवर्नमेंट सो जाए, है ना, खूब नीट के एग्ज़ाम्स को पिल्फर करे, है ना, और पेपर्स को लीक हों, सारी चीज़ें हों, सब तबाही हो, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। बट जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपना काम करेंगी, वो आपको सर्व करेंगी, आपको क्वालिटी देंगी, आपको वैल्यू देंगी, और उसके अगेंस्ट आपसे पैसे लेंगी, और इस कारण द शो विल गो ऑन, द शो विल रन। गवर्नमेंट में स्क्रू अप, गवर्नमेंट में डू एनीथिंग, बट द शो विल गो ऑन, है ना। एंड दैट इज़ हाउ इंडिया हैज़ बिन ग्रोइंग। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, है ना। हम लोग कहाँ पे रेडियो से सुनते थे, और रेडियो से लेकर के स्पॉटिफाई के लेवल तक आ गए बिकॉज ऑफ दीज प्राइवेट कंपनीज। सो द शो विल गो ऑन। ठीक है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा बॉकडाउन नहीं होना है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही कुछ। हाँ, गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी कंडीशन ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास थोड़ी सी समझ भी नहीं है। बट हाँ, आप लोग तो समझदार हैं ना, यू नो वेयर द मोला लाइज, वेयर द व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको निगेटिव ज़्यादा नहीं होना है, आपको मालूम है, मतलब जो रियलिटी है उसे दूर नहीं होना है, बट एट द सेम टाइम अपनी आंखें कान खुले रखने हैं एंड कीप एक्टिंग अकॉर्डिंगली। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी बैंक। नाउ सिंस आई एम पॉजिटिव ऑन निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, जो कि अभी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे हैं, वेयर एज निफ्टी बैंक तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लास्ट वीक ही क्रॉस कर गया था।
और ये चीज़ मैंने आपको कैटेगोरिकली बताई थी कि निफ्टी बैंक में आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुका है। और जो टारगेट्स आपको बताए गए थे प्रिसाइजली वो थे डब्ल्यू पैटर्न के टारगेट्स, जो कि इस प्रकार से हैं, यू रिमेंबर। और उसके बाद ये वो दिस 75,000 57,500 वॉज द अल्टीमेट टारगेट। और अगर आप देखें तो 57,500 के आसपास कॉन्सोलिडेशन ही दिखाई पड़ रहा है। एंड कॉन्सोलिडेशन मीन्स व्हाट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मेरे हिसाब से आपको आउटलुक निफ्टी बैंक पे भी पॉजिटिव रखना चाहिए। एंड हाँ, अगर आप ये पूछें कि सी क्या गारंटी है पॉजिटिव रहेगा, तो गारंटी तो कुछ नहीं है, बट जो चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ऐसा तो है नहीं अनंत काल तक भागेगा। एक तो टारगेट मैंने आपको बताया 61,000 के टारगेट्स का रीज़न मैंने आपको बता दिया था, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आपको 61,000 के अल्टीमेट टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ना 61,000 आने में तो समय लगेगा क्योंकि मार्केट अगले हफ्ते तो 61,000 चली नहीं जाएगी। उसके पहले मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करेगी इस लेवल पर, जो कि पहले भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रही है। और अगर आप देखें तो पहले भी इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, तो वेरी लाइकली इट में फेस रेजिस्टेंस हियर, जो कि अगर आप प्रिसाइजली पूछेंगे क्या लेवल है तो ये 58,400 के आसपास, इट इज़ 58,000। भाई जितना ज़्यादा धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा तो उतना ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा उतना कम ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, ये रेजिस्टेंस जल्दी मिल जाएगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है तो ये बता रही है कि 58,500 के आसपास आपको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो निफ्टी बैंक के लिए 1000 के पॉइंट के बाद हमको एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा, और अगर ये ब्रीच कर गया तो उसके बाद तो 61,000 बिल्कुल सामने ही दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें कि मेरा आउटलुक पॉजिटिव है, उसके पीछे का रीज़न रैशनल भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला स्टॉक है एटर्नल। अब दोस्तों एटर्नल में अपना व्यू देने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ड्यू रिसर्च डेफिनेटली करें। क्योंकि मैं किसी स्टॉक में पॉजिटिव हूँ तो उसमें मेरी पोजीशन, मेरे मेंबर्स की पोजीशन या मेरे फैमिली मेंबर की किसी की पोजीशन हो सकती है। सो प्लीज़ डू योर कंप्लीट रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। ना कमिंग ऑन टू एटर्नल। अब एटर्नल को दोस्तों लेकर के मेरा ऐसा आउटलुक है कि इसमें एक ब्रेकआउट, इसमें एक पॉजिटिविटी की उम्मीद है। और एटर्नल को अगर आप देखें तो ये आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2024 में ट्रेड कर रहा था। कैन यू सी दिस हियर? 2024 में स्टॉक इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, तो आपको 2 साल पहले के प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है। मैं भी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा चीज़ें तो आपको बेहतर समझ में आएंगी। वैल्यूएशन वाइज एक्सट्रीमली हाईली ओवर वैल्यूड। अगेन किसी समय पर ये 1800 के पी पे था, अभी आपको ये 600 के पी पे मिल रहा है, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा है। अब इस पोटेंशियल को कंपनी किस प्रकार से एक्सप्लॉइट कर पाती है, एग्जॉर्ट कर पाती है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल हाई ग्रोथ कंपनी है और हाई ग्रोथ कंपनी के पास कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि कंपनी ग्रोथ पे फोकस ज़्यादा करती है, प्रॉफिटेबिलिटी पे कम। उसको लगता है कि पहले तो मार्केट कैप्चर कर लो, जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, और अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए तो एज इट इज़ उसके बाद तो हमारी मोनोपोली हो जाएगी, उसके बाद तो जो चाहेंगे वो रेट लगाएंगे। तो उसके चलते इसका जो कॉम्पिटिटर है, मेन कॉम्पिटिटर है, वो है स्विगी। कैन यू सी दिस हियर? तो मैं क्विकली एक बार इनके नंबर्स को कंपेयर कर देता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि क्यों आपको एटर्नल पे फोकस करना चाहिए ना। अगर आप देखें तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें भी नील है, इसमें भी नील है, मतलब ये फुली डाइवेस्टेड कंपनीज हैं, प्रोफेशनली मैनेज हैं, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं। तो अभी तक हमें कोई एज एटर्नल पे दिखाई नहीं पड़ रहा है ओवर स्विगी। ना कमिंग ऑन टू रिटर्न ऑन इक्विटी। Return on equity in the case of Eternal is only 1.19%, whereas in case of Swiggy it is still a loss making company. ठीक है, तो ये अभी अपने लॉस से ही जूझ रहे हैं, है ना। कमिंग ऑन टू ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स होता है किसी भी स्टॉक को पकड़ने का, कि किस प्रकार से उनका, इस मैट्रिक्स से आप क्या क्या पकड़वाते हैं कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। क्योंकि मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो कैपिटल पे अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल अगर अच्छा है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी अपने कैपिटल पे जो रिटर्न बना पा रहा है वो एक लॉन्ग टर्म एफिशिएंट कैपिटल मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? इक्विटी को तो डाइल्यूट भी कर सकते हैं आप, रिटर्न ऑन इक्विटी को आप मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ हद तक, नॉट मच एक्सटेंट। बट रिटर्न ऑन कैपिटल इज अ प्योर मैट्रिक्स जो कि बताता है कि आप अपनी कंपनी में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मैनेजमेंट कैसे डिसीजन ले रहे हैं, ओवरऑल कंपनी की हेल्थ कैसी है। स्विगी 24.06 माइनस लॉस मेकिंग कंपनी है। ये 3 में मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है, क्योंकि
कंपनी इस समय अपने कॉम्पिटिटिव अपने मार्केट कैप्चरिंग के फेज में है। अब दोस्तों ग्रोथ को आप ऐसे देख लीजिए कि 2023 मार्च में ये कंपनी का सेल था 2000 करोड़ रुपए। जस्ट मैं आई अंडरस्टैंड कि उस समय ई कॉमर्स जो फूड डिलीवरी वाला चीज़ें हैं बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे थी, नेसेंट स्टेज से इम्प्रूव हो रही थी, और उस समय जुबिलेंट फूड भी काम करता था, लेकिन अब जुबिलेंट फूड पूरी तरीके से फेल हो गया है। 2023 है ना, फास्ट फॉरवर्ड 3 years 2026 अगर आप देखें तो इसकी जो सेल्स हैं कितना बढ़ गई हैं, डबल ट्रिपल नहीं हुई हैं, 8 times, दैट इज 800% का ग्रोथ है इन इट्स सेल्स। आई टोटली एग्री एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि कंपनी का प्रॉफिट उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया, बट अगेन लॉस मेकिंग कंपनी से दोस्तों, जहाँ पर कंपनी के लॉस मेकिंग थी वहाँ से उसने कंपनी ने 174 करोड़ के प्रॉफिट्स भी पोस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग। नाउ आई विल टेल यू कपल ऑफ मोर थिंग्स। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखो तो आपके सामने डबल हो रही हैं, है ना। तो इस तरीके की कंपनी अगर ग्रो करती है तो कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो भी थोड़ा प्रीमियम पे ही रहती है। नाउ आई विल शो यू दी होल्डिंग्स, है ना। FIS की होल्डिंग 2023 में 54% की थी, जो कि रिड्यूस करके उन्होंने 33% कर दी है। DIS की होल्डिंग मात्र 10% थी, जो कि बढ़ा के उन्होंने 36% कर दी है। लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना। अच्छा, पब्लिक के पास 33% की होल्डिंग थी, जो कि उन्होंने रिड्यूस कर दी है। तो आपने सेल करा है, लेकिन आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो लगातार जोमेटो को बाय करता जा रहा है। अच्छा, वहीं पर मैं क्विकली आपके सामने एटर्नल का चार्ट ओपन करूंगा। अगेन आपको बाय करना है नहीं बाय करना है, टोटली योर चॉइस। बट अगर आप स्टॉक को देखें तो स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है। कैन यू सी दिस हियर? तो हम लोगों ने इसका फ्राइडे में भी इसकी कॉल ऑप्शन बाय करी थी, हम लोग पॉजिटिव थे, और मेरा ऐसा मानना है कि ये अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है एट द प्राइस ऑफ अराउंड 295-300 के आसपास। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत दिखाई पड़ सकती है, ठीक है। तो मेरा आउटलुक इसको लेकर के पॉजिटिव है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। द सेकेंड स्टॉक विच यू कैन स्टडी इज ITC होटल। अब ITC होटल जब से लिस्ट हुआ था उसके उसने काफ़ी पैसा बना के दिया। ना अगर आप देखें तो ITC होटल जब लिस्ट हुआ था द प्राइस ऑफ से समवॉट 160-165 वेंट एज हाई एज 260, है ना। तो 160 का माल गया 260, और अभी आपको फिर से उसी प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक लिस्ट हुआ था, विद द ओनली डिफरेंस कि यहाँ पर हमको थोड़ी सी और पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, डबल बॉटम W पैटर्न के साथ। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है ये पॉजिटिविटी भी आगे कंटिन्यू रहेगी, with the only point that it has a resistance around 200 exponential moving average का resistance है अराउंड 178-180 के आसपास। बट मेरा आउटलुक इसको लेकर भी पॉजिटिव है, तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, पहले मैं इसके फंडामेंटल्स को दिखाऊंगा। Tata Capital is the third largest and one of the fastest growing diversified NBFC in India. Okay. अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशो के बारे में बात रहे हैं तो ये स्टॉक अभी आपको 32 के PE के आसपास ही मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर आप इसके पीयर्स से इसको कंपेयर करेंगे देन यू विल फाइंड बजाज फाइनेंस 31, ये 32, है ना। कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। इनफैक्ट जो लीडर्स हैं लाइक बजाज फाइनेंस वो भी आपको इसी PE पे मिल रहे हैं, बट पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ह्यूज। पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा लोगों के पास है नहीं, शेयर 5.5% लोगों के पास ये शेयर है। 85% होल्डिंग प्रमोटर्स की है, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 13%, विच अकॉर्डिंग टू मी इज डिसेंट। अगेन बजाज फाइनेंस को तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, बजाज फाइनेंस तो इस सेगमेंट का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। बट अगर हम लोग रेवेन्यू के बारे में बात रहे, डिसेंट ग्रोथ दिखाई पड़ रही है हमको पिछले 2 सालों में। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी 1100 करोड़ से बढ़ के 1400 करोड़ हो गई है। डिसेंट ग्रोथ हमको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। अगर आप सेल्स ग्रोथ के बारे में बात रहे हैं 3 years में 32% की है और 5 years में 26% की है, डिसेंट ग्रोथ। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 13%, 5 years का 14%। प्रॉफिट ग्रोथ 3 years का 17%, 5 years का 34%, डिसेंट ग्रोथ, मतलब नथिंग बैड एट ऑल, है ना। वहीं बात करें हम लोग प्रमोटर्स की होल्डिंग इंटैक्ट है। FIS ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल मार्जिनली बढ़ाया है, DIS ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल मार्जिनली बढ़ाया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को मार्जिनली कम किया। पब्लिक तो वैसे भी आपको मालूम है क्या है। तो पब्लिक के रिएक्शन से हम लोग ज़्यादा
पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते हैं, हम लोग को फ़र्क पड़ता है कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। ना टाटा कैपिटल को अगर आप देखें तो टाटा कैपिटल का 2026 का हाई था अराउंड 365 का, ठीक है। उसको स्टॉक ने लोअर हाइज बना रहा था, उसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, लुकिंग वेरी पॉजिटिव एंड लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।